आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, जैसा कि यू लर्न का आपसे वादा था कि हम कॉर्पोरेट प्रोफ़ेशनल से आपकी मुलाकात करवाएँगे और आज हमने दावत दी है वन ऑफ द सीज़न्ड एचआर प्रोफ़ेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब रिटेल की बात आती है तो रिटेल में एक नाम पाकिस्तान में सहरे-फ़हरिस्त है एचआर में, और ये नाम है बहुत ही फ़ेमस और इनको कहा जाता है रिटेल गुरु इन एचआर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनका नाम है राना फ़ाहद। राना फ़ाहद इज़ करंटली वर्किंग एज़ अ हेड ऑफ एचआर एट क्रॉसस्टिच। आज हम राना फ़ाहद साहब से बहुत सारी बातें करेंगे और राना साहब भी आज मुझसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो ये आपको जो ये एपिसोड है बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड नज़र आने वाले, क्योंकि 2 सीज़न एचआर प्रोफेशनल्स बैठे हैं। राना साहब मेरे से बहुत ही काबिल आदमी है, मैं तो खुद सीख रहा हूँ और अभी भी जो है वो मेरा लर्निंग मोड जो है वो ऑन है। तो आइए मिलते हैं राना साहब से और फिर आगे बात करते हैं कि एचआर और इंटरव्यू स्किल्स, सीवी राइटिंग और लिंक्डइन, और आज के एपिसोड में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने का मौका भी मिलेगा। राणा साहब, थैंक यू वेरी मच। Assalamualaikum Hussein, thank you so much and thank you to Yulan तो for आज आप पूरी तैयारी करके आए हैं inviting कि me। आज जो है ना इंटरव्यू हमने आज करना मैंने है। कहा कि हम रोल जो है ना वो स्वैप करें। हाँ, पहले आप हमेशा इंटरव्यूज करते हैं, आज मैंने सोचा कि मैं आपका इंटरव्यू करूं। लेकिन इंटरव्यू मैं भी आपको करूँगा और आप भी मेरा ओके, इंटरव्यू वी करें, विल ठीक कीप है? इट टू हम वे हाँ, इस तरह से इट्स अ टू वे करते हैं। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल डिस्कशन। तो इंशाल्लाह। राणा साहब, स्टार्ट मैं करता हूँ। आपके सवाल तो माशाल्लाह हैं ही बड़े ज़बरदस्त किस्म के। तो राणा साहब, ये बताइएगा कि अभी माशाल्लाह यू वर्किंग इन अ क्रॉस स्टिच और रिटेल में काम कर रही हैं। अक्सर हम ये कहते हैं यार कि रिटेल की कोई ट्रेनिंग्स नहीं होती, रिटेल में हमें कोई काम का बंदा नहीं मिलता है। आप रिटेल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के एक बड़े अच्छे लेवल पे आप काम भी कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग्स को लेके स्टाफ की किस किस्म के जो इनिशिएटिव हैं वो आप ले रहे हैं? अच्छा हसन, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। देखिए, कोई भी सेक्टर जो है ना, खासकर इमर्जिंग सेक्टर है, वहाँ इनिशियल स्टेज के ऊपर कुछ चैलेंजेस भी होते हैं और जो अर्ली बर्ड्स होते हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। अच्छा, इनिशियली लोग इस सेक्टर को जॉइन नहीं करते थे और आपने देखा होगा कि फैमिलीज़ के अंदर जो सबसे नालायक बच्चा होता था उसको पेरेंट्स कहते थे यार इसको या दुकान डाल दो या किसी स्टोर के ऊपर जो है उसको एज ए एम्प्लॉय हायर करवा दो। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक प्रॉपर एक एक स्ट्रक्चर सेक्टर बन गया है और इस वक्त जो पाकिस्तान की जीडीपी है इसके अंदर अराउंड 20% जो है इसकी कंट्रीब्यूशन है रिटेल सेक्टर की। और अगर इतना बड़ा इसका पाई के अंदर शेयर है, तो अब जो इसके अंदर की स्टेक होल्डर हैं, जो इसके एम्प्लॉइज़ हैं, इनिशियल स्टेज के ऊपर आपको ठीक है, आप आ गए, आपको एक ऐश था। लेकिन जिस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्पिटिशन बढ़ता गया, इसी तरीके से आप स्किल्स के ऊपर आके आपको अगर आपने पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त सबसे जो हाई रिवार्डिंग सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर, वो रिटेल सेक्टर है। और अगर कॉम्पिटिशन है, तो फिर आपको कंपैरेटिव एज भी होना चाहिए। कंपैरेटिव एज आता है एक्सपीरियंस के साथ, स्किल्स के साथ, कॉम्पिटेंसी के साथ। तो जो आपने चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का कहा है, ये एक ऐसा फोरम है जिसके ऊपर हमारे जितने भी पार्टनर रिटेलर्स हैं, उनके स्टाफ को हम एक स्ट्रक्चर्ड वे के ऊपर मंथली या क्वार्टरली हम उनके सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, जो कोर रिटेल की टेक्निकल स्किल्स हैं, उनके ऊपर एक प्रॉपर टीएनए करके हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। और इसके अलावा डिफरेंट मैंने देखा आप फोरम है। बड़ी अच्छी ट्रेनिंग्स वगैरह बड़ी अच्छी करा रहे हैं। फराज साहब आए जी, थे जी, और बड़े अच्छे-बड़े जी, जी, नामवर जी, नाम जो थे वो बड़े बिल्कुल अच्छे। ऐसा ही है। हुँ। तो हमने जो हमारे फ्रंट एंड के स्टाफ है रिटेल का, उनके लिए भी ट्रेनिंग्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं, एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं। और जो हमारे बैक एंड के ऑफ़िस के लोग हैं, चाहे वो सप्लाई चेन है, वो अकाउंट फाइनेंस है, वो ई-कॉम है, हुँ। ठीक है, एचआर है, जितने भी सपोर्टिंग रोल्स हैं, उनके लिए भी हम जो है वो कस्टमाइज़ किस्म की रिटेल सेक्टर की जो ट्रेनिंग्स हैं, वो प्लान भी कर रहे हैं, एग्ज़ीक्यूट भी कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप क्योंकि यू आर वर्किंग इन अ रिटेल, अक्सर ये देखा गया है कि सेठ साहिबान ये समझते हैं ट्रेनिंग इज़ बेसिकली एक्सपेंस। मैं इस पे क्यों इन्वेस्ट करूँ? मैं एक बंदे को सिखाता हूँ, उसको गाइड करता हूँ, उस पे टाइम लगाता हूँ, दूसरा स्टोर वाला उसको ले जाता है। इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए आप क्या इनिशिएटिव
अच्छा हसन, पाकिस्तान के अंदर ना 2 तरीके के सेट्स हैं। एक वो सेट हैं जिनका कोई इंटरनेशनल एक्सपोज़र नहीं है, जिन्होंने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं पढ़ी, ना उन्होंने सीखी, उनको फैमिली से जो है वो बिज़नेस ट्रांसफ़र हुआ और वो उसको जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इसके कंपैरिज़न में जो सेकंड है टाइप ऑफ द सेट, वो सेट हैं जो आज से कोई 2-3 जनरेशन पहले बिज़नेस में आए। उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजा और उनको इंटरनेशनल एक्सपोज़र दिलवाया, उनको अच्छी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन दिलवाई और वो बिलीव करते हैं कि यार जो इस वक़्त मार्केट के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, वो हमने अडॉप्ट करनी है, तो हमने सर्वाइव करना है और हमने ग्रो करना है। आज की डेट के अंदर जो एक्चुअल चैलेंज है, वो आपके लिए अपने बिज़नेस को सस्टेन करना है। और ट्रेनिंग की बात की है, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आज से कुछ साल पहले अमेरिका के अंदर रिसेशन आया। उसके अंदर रिसेशन के अंदर जिन कंपनीज़ ने अपना ट्रेनिंग बजट जो है, उसको या बिल्कुल ख़त्म कर दिया या रिड्यूस किया। उस रिसेशन के दौरान वो कंपनीज़ जो हैं, वो ख़त्म हो गई। जो कंपनीज़ अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट करती रहीं, वो जो बेस्ट 500 कंपनीज़ थी, वो उनके अंदर हैं आज वो सारी कंपनी। तो एक माइंडसेट है, कंपनीज़ को भी समझना चाहिए, एम्प्लॉइज़ को भी कि यार अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप एक एम्प्लॉयी हो, आपको एक कंपनी ट्रेनिंग करवा देती है 1 मिलियन की। असल में मसला होता क्या है? मसला ये होता है कि आज आप ले रहे हो 1 लाख, आपकी 1 मिलियन की ट्रेनिंग हो गई, अब आपकी मार्केट के अंदर जो वर्थ बन गई है, वो बन गई है 2 लाख। तो कंपनी के जो मोस्टली सीईओज़ हैं वो कहते हैं यार हमने तो इनको ट्रेनिंग करवाई हुई है। तो आप ट्रेन तो कर देते हो, तो असल चैलेंज होता है रिटेन करना। मतलब ये ना हो कि ट्रेन द बेस्ट, रिटेन द रेस्ट। पहला पहला जो आपके लिए चैलेंज है एज़ अ एम्प्लॉयर, एज़ अ सीईओ, डायरेक्टर या इवन के आप कह दें हेड ऑफ एचआर कि अपने एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग करवाना। दूसरा ये है कि ट्रेनिंग करवाने के बाद उनको रिटेन करना, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है आप उसको कन्वर्ट करें। आरओआई जो है वो आप उससे गेन करें। बिल्कुल सही। अच्छा राना साहब बहुत आप हायरिंग भी करते हैं क्रॉस स्टिच पे और ये बताइएगा कि आपका हायरिंग क्या क्राइटेरिया क्या होता है? वो क्या आप माशाल्लाह स्टोर मैनेजर भी रखते हैं, सेल्समैन भी रखते हैं, केपीओज़ वो भी रखते हैं, उसके अलावा जो है फ्रंट एंड के लोग रखते हैं, बैक एंड पे रखते हैं। तो जब आप हायरिंग करते हैं तो 3-4 चीज़ें क्या देखते हैं कि यार ये बंदे में होंगी, तो मैं इसको रखूँगा? अब अगेन बड़ा आपने ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल रिटेल है। अब मैं एक एएसएम के इंटरव्यू कर रहा हूँ, एक मैनेजर के इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो उनसे मैं एक सवाल करता हूँ कि यार अगर आपके स्टोर की जो सेल है वो कम हो रही है, ड्रॉप हो रही है, एज़ अ ब्रांच मैनेजर, एज़ अ आउटलेट मैनेजर या एज़ अ एएसएम, अब क्या करोगे? क्या इनिशिएटिव लोगे कि आपकी सेल जो है वो बेहतर हो जाए? तो 99% जो एप्लीकेंट हैं वो एक ही आंसर करते हैं कि सर हम ना और कोशिश करेंगे, सर हम अपनी टीम को पुश करेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल कोई अच्छा आंसर नहीं है। आपका आंसर क्या होना चाहिए कि मुझे उसकी जो रूट कॉज़ेज़ हैं, उसके ऊपर मुझे देखना होगा कि यार मेरी जो सेल ड्रॉप हो रही है, उसके रीज़न्स क्या हैं? क्या मेरी इन्वेंटरी का इश्यू है? क्या मेरा जो वीएम है, इसके मसले हैं? क्या मेरा जो एक कस्टमर सर्विस कस्टमर के इश्यूज़ सर्विस हो के अंदर सकते इश्यूज़ हैं। हैं? क्या मैं हुँ, अपने हेड ऑफ़िस को जो है, वो उनसे जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए, इन्वेंटरी चाहिए, जो फॉर एग्ज़ाम्पल कराची है, उसका हुँ, लाहौर का सीज़न जो है, वो वेदर के अंदर बड़ा एक प्रोडक्ट मेजर अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं, एग्ज़ैक्टली। एग्रीड हाँ। तो आप अगर लाहौर में बैठ के आप डिज़ाइन कर रहे हो अपना जो रिप्लेनिशमेंट है, तो वो कराची में वेदर डिफरेंट है, आपकी जो स्वात में शॉप है वहाँ पे डिफरेंट है, तो आपने अपनी इन्वेंटरी को वैसे शफ़ल करना है और आपने ये देखना है कि यार किन एरियाज़ में अच्छे कलर जो हैं वो कौन से कलर, कौन-सी प्राइस रेंज। अब हो सकता है कि रिमोट सिटीज़ के अंदर उनके लिए जो की फैक्टर है डिसीजन मेकिंग के अंदर वो प्राइस हो। अब आपके जो डीएचए का कस्टमर है, लाहौर का है या आपके क्लिफ्टन का कस्टमर है कराची का, उसके लिए प्राइस वो बॉदर ही ना करता हो। तो आपने उस रेंज को, उस एरिया को कस्टमाइज़ सॉल्यूशन देना है, नंबर 1। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई, फिर आपने देखना है कि यार आपका जो रिटेल के अंदर नेविगेशन सिस्टम है, वो नेविगेशन सिस्टम है क्या? आप अपने जो केपीआईज़ हैं रिटेल की, उनके ऊपर काम करें, आपको कितना नॉलेज है। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि कोई भी रिटेल के अंदर आप इंटरव्यू कर रहे हो, आप उनसे चेक करो कि यार इसके पास देखें आप हसन हो,
मैंने देखना होगा यार ये कितने मेडिकली फिट हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपसे कुछ टेस्ट करवाऊँगा, मैं उनकी रिपोर्ट देखूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कितने फिट हो। इसी तरीके से रिटेल के अंदर या इवन कि किसी भी आप एचआर के अंदर हो, किसी भी सेक्टर के अंदर हो, तो आपने उस डिपार्टमेंट की, उस कंपनी की, उस सेक्टर की अगर आपने परफॉर्मेंस को गेज करना है, तो उसके लिए कुछ केपीआईज़ होते हैं। तो बीइंग एन हेड ऑफ आउटलेट या एरिया, या आप अगर पूरे नेशन वाइड चेन के हेड हो, तो आपको पता होना चाहिए यार मेरी जो कन्वर्जन है इस वक़्त वो क्या है? मेरा आईपीटी क्या है? मेरा यूपीटी क्या है? ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपको इनका पता होगा, तो फिर आप उनको कंपेयर करोगे इंडस्ट्री के साथ। राणा साहब अमेजिंग, आई मीन व्हाट अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। अच्छा ये बताइएगा कि जो सेल्स है, ये खाली रिटेल वालों का, सेल्स वालों का टारगेट केपीआई क्यों होता है? हम सबका केपीआई एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग क्यों नहीं होता ये केपीआई? अच्छा, ये आपने जो अगेंस्ट क्वेश्चन किया ना, मैं आपको बताऊं, जो अच्छी कंपनीज हैं उनके अंदर कुछ केपीआईज ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन रिटेल के अंदर जो सेल का केपीआई है ये हर डिपार्टमेंट का होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एचआर है, एचआर का सेल के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है? मैं क्या ऐसा स्टाफ हायर कर रहा हूँ जो सेल अच्छे नंबर से मुझे, क्या मैं उनकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ? क्या वो एम्प्लॉयी जो है वो मोटिवेट है? क्या उसकी एंगेजमेंट है? क्या वो मेंटली जो है वो इस पोज़ीशन में है कि वो कस्टमर को अटेंड करे? तो उसके अंदर बीइंग एचआर, क्या उसका रिवॉर्ड सिस्टम ऐसा हुँ, डिज़ाइन हुआ हुआ है? कॉम्पल से बिल्कुल हाँ। एग्ज़ैक्टली। तो वो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब ये मैंने आपको बता दी एचआर के अंदर। अब मैं बात कर लेता हूँ सप्लाई चेन की। सप्लाई चेन अगर कुछ आपको इन्वेंटरी कंफर्म करेगी उसकी अवेलेबिलिटी, तो ही आप सेल करोगे। तो जो रिटेल की कंपनीज़ हैं उनके अंदर जो सेल का केपीआई है ये हर डिपार्टमेंट का होता है, और नहीं होता तो होना चाहिए। सही, तो राणा साहब मैंने तो आपसे गुफ्तगू कर ली जी। और सवाल कर लिए, तो बड़े अच्छे आपने जवाब दिए। पता नहीं अब मैं आपको आपके मयार के मुताबिक जवाब दे सकूँ कि ना दे सकूँ, अब आप सवाल पूछें। हसन, मैं बिल्कुल आपसे सिंपल सवाल करूँगा, कोशिश करूँगा मैं आसान सवाल करूँ। अच्छा मुझे बताएँ कि आप डिफरेंट फ़ोरम के ऊपर जो है वो डिफरेंट लोगों के प्रोफ़ेशनल जो हैं, उनके आपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं। तो आज तक आपने टोटल कितने इंटरव्यूज़ कर लिए हैं? यार मैं एग्ज़ैक्ट नंबर तो नहीं मुझे याद, लेकिन आई थिंक दैट 1000 प्लस 1000 अल्हम्दुलिल्लाह प्लस। हाँ। इसमें लाइव सेशंस भी हैं, इसमें रिकॉर्डेड भी हैं। काफ़ी मतलब 1000 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं। अच्छा, आपने 1000 प्लस जो हैं वो इंटरव्यूज़ किए हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी प्रोफ़ेशन है, चाहे वो मार्केटिंग के हैं, चाहे वो ई-कॉम के हैं, एचआर के, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, उनकी आपको स्ट्रेंथ क्या लगी है और आपको क्या लगता है कि इनका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है? यार देखिए बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो शायद उस तरह से एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, इंट्रोवर्ट होते हैं। तो मैंने ये चीज़ सीखी कि जो लोग इंट्रोवर्ट हैं और आके बैठ गए हैं, उनको बुलवाना कैसे है। तो वो मैंने वक़्त के साथ-साथ जब मैं मीडिया में गया और जब मैं मॉर्निंग शोज़ में गया, तो फिर मैंने होस्ट जितने भी वहाँ थे, एंकर्स थे, उनसे मैंने सीखा क्योंकि साथ बैठे होते थे लोग, तो वो बोल नहीं पा रहे होते थे। तो मैंने कहा यार ये तो इंट्रोवर्ट है, पता नहीं कैसे, लेकिन वो क्वेश्चन्स कुछ इस तरह से होते थे कि फिर वो आपको बुलवाना पड़ता था। तो ये एक मेरी लर्निंग रही। पर्टिकुलरली किसी एचआर का, मार्केटिंग का मैं कुछ कह नहीं सकता, वो गेस्ट बीच में मिक्स होते हैं, मेल और फीमेल्स भी होती हैं, सम टाइम लोग बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा कि मेरे पास जो लोग आए, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत मुझे सिखाया और मैंने उनसे बहुत सीखा और मेरी कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट भी यही है राना साहब के जितने लोग आते हैं, आप जैसे सीज़न प्रोफेशनल्स आते हैं, उनके साथ बैठ के फिर गुफ्तगू की जाती है और फिर आप सीखते हैं। ये जो हज़ार इंटरव्यूज़ थे, इसके पीछे पूरा होमवर्क था। मैं अपने सारे सवाल तैयार करता हूँ और सवाल तैयार करके मैं गेस्ट से भी शेयर करता हूँ। इवन दो बीच में हम चीज़ें भी डालते हैं, होती हैं। लेकिन ये है कि अपना होमवर्क पूरा करके फिर उसके साथ जो है मैं बैठ के पूरा सेशन प्लान करके फिर आता हसन, हूँ। एचआर से एज़ अ एंकर जो है आपने अपना करियर, लाइक एचआर तो आपके साथ में चल ही रहा है। तो आपके ख़्याल के अंदर जो एचआर है ये बाय डिफ़ॉल्ट एक एंकर भी होता है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। एचआर वाले जो होते हैं ना, वो आपको पता है बड़े वोकल होते हैं और आवाज़ उनकी हर जगह गूंजती है, क्योंकि कई दफ़ा खामोशी भी एक आवाज़ होती है हुँ। और अगर वो आवाज़ सेठ साहब सुन लें, तो उनको समझ आ जाती है कि यार क्या है, ये आवाज़ क्या है। तो मुझे लगता है ये है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि क्योंकि हर
इदारे में एचआर ही रिप्रेजेंट करता है। एम्प्लॉइज़ की भी बात करें तो वो बिल्कुल एक आवाज़ होती है और एक सपोर्ट होती है और एक एंकर का रोल प्ले कर रहा होता है और ब्रिज का रोल प्ले करता है बिटवीन एम्प्लॉइज़ और बिटवीन एम्प्लॉयर। लेकिन आसान काम नहीं है, इट्स डिफिकल्ट। सम टाइम आपको चुप भी होना पड़ता है। अच्छा एंकर वो होता है जो खाली बोले ना, सुने भी अच्छा। जो उसको लिसनिंग अच्छा स्किल्स लिसनर उसकी भी होना अच्छी चाहिए। होनी चाहिए। एचआर वाले हमारे ये होता है कि वो लगातार बोले जा रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं और वो अपने मुताबिक ही काम जो है ना, वो कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये है कि जिस तरह आप जैसे लोग हैं और बहुत सारे जो हमारे सीनियर एचआर प्रोफेशनल्स हैं, दे आर डूइंग अ वंडरफुल एंड अमेजिंग जॉब। तो येस, एज़ एंकर भी काम कर रहा होता हसन, हमने ना पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों से मैंने ये क्वेश्चन किया है और मैंने बहुत सारे लोगों से इनपुट भी लिया है, फीडबैक लिया है कि जो हमारे लाइक सीनियर पोजीशन के ऊपर लोग ज्वाइन करते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर जो एग्जिस्टिंग एचओडीज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो उन्हें वेलकम क्यों नहीं करते? क्या आप इस बात से पहले कि एग्रीड हैं? कि ऐसा होता है है। राना और साहब, उसके क्या रीज़न्स हैं आपके होता ख्याल ये है में? कि जब कोई नया बंदा आता है ना, तो उसको ना जगह बनानी होती है। तो पुराने लोग बहुत दफ़ा रेज़िस्ट करते हैं। ये नहीं कि नहीं करते, क्योंकि देखिए ना, नया बंदा आएगा, वो पहले सबसे दोस्तियाँ लगाएगा, सिस्टम को समझेगा, कल्चर को समझेगा, पास होगा, फेल होगा, यू नेवर नोज़। तो येस, रेज़िस्टेंस होती है। कई दफ़ा आपको बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, रेज़िस्टेंस उस तरह से नहीं होती, लोग वेलकमिंग होते हैं। लेकिन मैंने जिन अपने पूरे करियर में देखा है, तो येस, एग्री, वेलकमिंग रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं होता। अच्छा, मिल ऐसे रहे होंगे, बड़े ज़बरदस्त तरीके से, थैंक यू वेरी मच, आपने ऑर्गेनाइज़ेशन जॉइन की, वॉव अमेजिंग ये वो, लेकिन अंदर खाते कह रहे होंगे, ओए यार इन्ने 3 महीने लाने ने, 6 महीने लाने ने, आई मीन इस तरह की गुफ्तगू हो रही होगी, तो ये चल रहा होता है। लेकिन जब आप देखें, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि आप 2 तरह के इदारों में काम करते हैं, एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज़ेशन होती है और अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन होती है। तो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन में कहीं न कहीं लोगों को पता होता है यार कि ये बेहतरीन तरीके से ओरिएंटेशन से आया है, प्रोसेस के थ्रू आया है, तो चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। लेकिन येस, एग्रीड, ये थोड़ा-सा कहीं न कहीं डायलेमा है हमारे यहाँ सोसाइटी में, कि उस तरह से वेलकमिंग रिस्पॉन्स जो है ना, वो दिया नहीं जाता। दिखने में वो वेलकमिंग रिस्पॉन्स लग रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है। तो यस, एग्रीड, अच्छा बिल्कुल हसन, एचआर जो कम्युनिटी है, अभी मैंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर इवन कि मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था कि अमेरिका के अंदर 80% ऐसे लोग हैं जो कि 2-3 साल उनका एवरेज टेन्योर है किसी भी कंपनी के अंदर। फिर मैंने इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए एक पाकिस्तान के अंदर एक ना सर्वे किया। उस सर्वे के जो रिज़ल्ट आए ना, उसमें भी तकरीबन 75% ऐसे लोग हैं जिनका जो एवरेज टेन्योर है वो लेस देन 3 इयर्स है। अच्छा, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि एक एचआर का बंदा अगर वो किसी सीनियर पोज़ीशन पे है या मिड लेवल के ऊपर है, सेकंड टियर के अंदर है, अगर उसका एवरेज टेन्योर ही 1 या 2 साल होगा, तो वो क्या कंपनी के अंदर अपना कंट्रीब्यूट करेगा? उसकी वैल्यू एडिशन क्या होगी? तो ये जो इस तरीके की मंकी जंपिंग है, देखिए पहले 3-4 महीने आपका एक हनीमून पीरियड होता है, ठीक है? फिर जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है, वो आपसे उनकी आस्किंग होती है कि यार आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? आपके क्या रिजल्ट्स हैं? कुछ 6 महीने, साल तो ऐसे गुज़र जाता है। जब एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट होती है, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है और इवन कि ये एचआर, क्योंकि हम दोनों ही एचआर से ही बिलॉन्ग करते हैं, तो मोस्टली लोग उसको फेस करने के बजाय जॉब स्विच कर लेते हैं। तो ये जो ट्रेंड है, आपने अगेन आपने भी ये नोटिस किया है? और अगर किया है तो आपके ख़्याल के अंदर आपकी एडवाइस क्या है लोगों को? देखिए राना साहब, ये सेक्टर टू सेक्टर जो है ना, ये वेरी करता है। मैं क्योंकि आईटी सेक्टर में हूँ, तो आईटी में हमारा टेन्योर इतना मैटर नहीं करता। आईटी में आप आते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं और आगे निकल जाते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स में ये मेरा ख्याल हो सकता है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट की भी है। अगर वो बंदा रख रही है, जैसे हम कॉर्पोरेट की बात करें, तो वो प्रॉपर अपना होमवर्क करें। मिसाल के तौर पे रेफरेंस चेक हमारे यहाँ होता ही नहीं है। हम उस पे फ़ोकस ही नहीं करते। हम बस फ़ोन पे पूछ लेते हैं बंदा कैसा है, और अगर किसी ने कह दिया कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो हमने मान लेना है। मतलब हमने उस बात को भी वेरीफ़ाई नहीं करना कि यार ये बंदा इस तरह से है। तो मेरा ख़्याल ये है कि ऊपर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठी है, वो ज़रा पूरा असेस करे, जो सीनियर लोग बैठे हैं, वो भी असेस करें कि यार देखो, हमें लगता ये है कि यार ये इसके सीवी में स्विचेस हैं, और क्योंकि ये कॉर्पोरेट से है, तो ये शायद रिटेन ना, हम इसे रिटेन ना कर पाएँ।
दूसरा देखिए हमारे यहाँ ओडी की अगर हम बात करें, तो ओडी का बंदा जब आता है ना, तो वो मैक्सिमम अपनी चीज़ें जो है ना, वो साल में, 2 साल में वो कर लेता है। तो अब उसने एक नई असाइनमेंट उसको चाहिए होती है, बोर होना शुरू हो जाता है, उसको नई असाइनमेंट चाहिए होती है। तो अगर तो आप रोल वाइज़ अगर देखें, स्पेशलाइज़्ड रोल वाइज़ अच्छा हसन, इसके अंदर ना एक और भी चीज़ है कि लोग कहते हैं कि यार अगर हम लाइक स्विचिंग करेंगे तो हमें फाइनेंशियल गेन भी मिलेगा। तो ये भी इन्फ्लेशन की वजह से भी लोगों को होता है कि यार अगर हम अपनी हाँ, करंट नहीं कंपनी में रहेंगे एग्रीड, तो एग्रीड, एग्रीड, वंडरफुल, राइटली सेड, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे दोस्त हैं एचआर के, उनको 10 से 15 साल हो गए एक इदारे में, लेकिन उनकी सैलरी उस तरह से बढ़ नहीं रही है। तो वो जब जॉब स्विच करने का सोचते हैं, तो वो जॉब स्विच भी नहीं कर पाते, क्योंकि करियर भी उन्होंने वहीं से कंफर्ट स्टार्ट जोन किया में भी था। होंगे। कंफर्ट ज़ोन में भी है, करियर भी वहीं से शुरू हुँ, किया और 15 साल हो गए वही एक इंडस्ट्री में रह रहे हैं। और जब आप एक इदारे में हैं, तो आपको प्लस भी है, लेकिन कहीं न कहीं कोई माइनस भी है। आपका एक्सपोज़र लिमिटेड होता है, बाहर आप कोई नई असाइनमेंट पे काम नहीं कर सकते। अनफॉर्च्यूनेटली आप ये देखिए कि आपने अपने ऊपर भी काम नहीं किया। तो जब आपने अपने ऊपर भी काम नहीं किया, तो आप ब्लेम दे रहे हैं कि मुझे बाहर नौकरी नहीं मिल रही है। मिसाल के तौर पे आप कोई कंसल्टेंसी का प्रोजेक्ट पकड़ सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई अपनी सेल्फ ऊपर ग्रूमिंग, काम सेल्फ कर लर्निंग के सकते ऊपर हैं, काम नहीं कोई हो रहा। बहुत हुँ, सारे इदारे ऐसे हैं, जैसे मैं आज एक बड़े टॉप नॉच एचआर प्रोफेशनल के साथ बैठा था, उन्होंने मुझे बताया कि लम्स में फंडामेंटल्स ऑफ एचआर के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम है, जो कि डॉक्टर जवाद साहब रन कर हुँ। रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, जो कि आपने अपने ऊपर करनी है। आप एंड में किसको अब देखिए ना, घर में बच्चा नहीं पढ़ता ना, तो वो बड़ा होके उसको प्रॉब्लम्स आती है, कोई इश्यूज़ आते हैं, तो वो कहते हैं जी, मेरे को कार्यालय ने नहीं पढ़ाया। हुँ, हुँ। हालाँकि ऐसा नहीं होता। हर माँ की, हर बाप की, हर पेरेंट्स की कोशिश है कि मेरा बच्चा पढ़ जाए। अनफॉर्च्युनेटली ये फॉर जो भी है, बच्चा बीच में नहीं पढ़ता, कोई किसी और चक्करों में पड़ जाता है ये। इसी तरह हमारे यहाँ जो हमारे एचआर के लोग हैं, जब इस तरह के कुछ सीन क्रिएट होते हैं, वो कहते हैं यार हम तो कंफर्टेबल अच्छा नहीं। हसन, लास्ट क्वेश्चन, आपने बहुत ज़्यादा एचआर प्रोफेशनल्स के भी इंटरव्यूज़ किए हैं, सीईओज़ के भी किए हैं। गैप किधर है? दोनों की अप्रोच में, दोनों की प्रायोरिटीज़ में? पहले अगेन, क्या आपको लगता है कोई गैप है? अगर है तो आप क्या मेजर गैप तो है? राणा साहब, वो ये आपका बड़ा क्या अच्छा, एक्सपेक्टेशंस क्या हाँ, हैं सीईओज़ बहुत ही की? अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ कोई ऐसा फोरम नहीं है अनफॉर्चुनेटली, कि जो सीईओज़ को और एचआर को इकट्ठे बिठा सके। हमने टेक टाइटंस पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म से यूलर्न में भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। इवन एक और इदारा है, वहाँ पर भी हमने ये काम स्टार्ट किए हैं कि यार सीईओज़ को और एचआर्स को इकट्ठे बिठा के पूछा जाए कि गैप है कहाँ? वो बात नहीं हो रही होती। अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एचआर से, सीईओज़ की क्या एक्सपेक्टेशन है, एचआर वालों की क्या एक्सपेक्टेशन है, वो देयर इज़ अ गैप, क्योंकि सीईओ समझता है कि वो मालिक है और एचआर वाला समझता है कि यार वो जॉब कर रहा है, तो वो एक नौकरी कर रहा है, तो बस वो कहता है यार बस मेरा चल रहा है ना, चलने दो। तो सीईओ भी कहता है यार ये चीज़ें जिस तरह हो रही हैं वो होने दो। तो मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान में ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स जो है ना, वो होने चाहिए। जैसे आपका रिटेल वाला है, जो आप चेन स्टोर के नाम से जो आप चला रहे हैं, वो वहाँ पर आप एचआर वालों को बुलाएँ, वहाँ पर आप सीईओज़ को बुलाएँ, गपशप लगाएँ और उनको देखें क्या है, हम बहुत ही फॉर्मल हो जाते हैं। और फॉर्मल के चक्कर में ना जो एक्चुअल इनपुट है ना, वो हम कहीं न कहीं दे नहीं पाते। तो मेरा ख़्याल है कि इनफॉर्मल और फॉर्मल तरीके से आप जब आप डिस्कशन करवाएँगे, तो ये गैप कहीं न कहीं जो है ना कम हो जाएगा। मैंने कोशिश की, बीच में हम लोगों ने सेशंस भी रखे और सेशंस बड़े अच्छे भी गए। लोगों की जो है वो एक्सपेक्टेशन भी पूरी हुई बीच में, अच्छा लेकिन सर, उसकी सॉरी कंटिन्यू। फॉर कट, इससे एक रेलेवेंट क्वेश्चन है। हमने हम तो नहीं कहूँगा, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैंने देखा है कि कलेक्टिवली अगर हमें कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करके दिया जाता है, तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। बजाय इसके कि हम कहें कि यार हाँ, सही है ये, जो डिलीवरेबल हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके और जो आप करंट जिस स्टेज के ऊपर खड़े हो उसके अंदर कुछ गैप है। तो जो आपका फीडबैक देता है आपको आपका सीनियर है, चाहे वो अगर आप अगर खुद दे रहे हो एज़ अ एचओडी, या आपके ऊपर अगर सीईओ है, डायरेक्टर है, सीनियर मैनेजर है या डीजीएम है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक तो उसको नेगेटिव ले रहे होते हैं, दूसरा अगेन फिर उसी पॉइंट के ऊपर कि उसको इम्प्रूव करने के बजाय वो स्विच कर देते हैं। तो ये हम इसके ऊपर थोड़ा-सा गाइड करें लोगों को कि यार जो फीडबैक होता है, ये तो गिफ्ट है। अगर कोई आपको फीडबैक असल दे में रहा है। ना देखिए जी। राना साहब, फीडबैक मैकेनिज्म जो है ना, वो हमारे इदारों में डिफाइन नहीं किया जाता। अनफॉर्चुनेटली ये भी एक मसला है, डायलेमा है। पता ही नहीं है लोगों को कि फीडबैक देना किस तरह से है, या लेना किस तरीके से किस है? तरीके से लेना है और किसके थ्रू देना है। हुँ, हुँ।
हम फीडबैक के लिए उन लोगों को यूज कर रहे होते हैं जिनको खुद फीडबैक देना नहीं आता। बहुत सारे ऐसे हमारे पास केसेस हैं, हमने लोगों को फीडबैक पहुंचाया और वो जब फीडबैक गया तो फीडबैक एक्चुअल वो नहीं था, वो फीडबैक उनके लिए वो फीडबैक बन गया, क्योंकि वो फीडबैक फॉर एग्जांपल किसी एक ए बी सी की डेजिग्नेशन को आपने कह दिया सीईओ ने कि यार देखो तुम डायरेक्ट इनडायरेक्टली जाके उसको ये कह दो। अब उस एबीसी डिपार्टमेंट की हेड की उसके साथ नहीं बनती, अब उस जगह तुम्हारे बारे में ये कह रहे थे, तो वो काम खराब हो जाता है। जैसे मैंने अपने सीनियर से बात सीखा कि मंथली रिव्यूज बड़े जबरदस्त स्ट्रक्चर, जो जिस तरह हम कम्युनिकेशन मैट्रिक्स की बात करते हैं वो होने चाहिए, वन ऑन वन सेशन आपके होने चाहिए, कॉफी विद सीईओज आपके होने चाहिए, एचआर वालों के साथ वो टाउन हॉल मीटिंग्स जो है वो होनी चाहिए, जिसपे हम अक्सर लिख देते हैं ओपन डोर पॉलिसी वाला, वो ऐसा कुछ होता नहीं। तो फीडबैक के मैकेनिज्म जो है ना वो प्रॉपर डिफाइन होने चाहिए। अक्सर आपने देखा हम पॉलिसीज बना लेते हैं, एचआर मैनुअल बना लेते हैं, अप्रूवल मैट्रिक्स बना लेते हैं, कम्युनिकेशन मैट्रिक्स बना लेते हैं, बट फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, जिससे एम्प्लॉय जो है बेचारा वो परेशान होता है कि इस तरह। अच्छा हसन, जो यू लर्न को देख रहे हैं, खासकर जो स्टूडेंट हैं अभी जिन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करना है, उनमें से जो लोग एचआर को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आपके ख्याल के अंदर जो एचआर प्रोफेशनल है उसका एक आइडियल पर्सोना वो क्या होना चाहिए? किस तरीके की उसकी पर्सनैलिटी हो, स्किल सेट हो, तो वो एचआर में आए, उसकी ग्रोथ भी होगी और उसकी अर्निंग भी होगी, लर्निंग भी होगी। अगर वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स उसके अंदर नहीं है ना, तो उसको एचआर नहीं जॉइन करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इंट्रोवर्ट है ना, तो फिर वो एचआर से दूर है, लेकिन पेरोल में काम कर सकता है, बैक हम्म। एंड पे ऑपरेशन में जा सकता है। एक्सट्रोवर्ट बंदा जो है वो चल सकता है, वो भी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, कि अगर आपकी नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी हैं, आपको बात करना पसंद है, आपको लोगों से मिलना पसंद है, तो आपकी एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, तो आप रिक्रूटमेंट में जा सकते हैं। कॉम्पन बैन के लिए मेरा ख्याल ये है कि अगर आप इंट्रोवर्ट भी हैं तो चल देंगे, आपने बैक एंड पे काम करना है तो वो होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी अंग्रेजी अच्छी है, आप बोलते अच्छा हैं, आप सुनते अच्छा हैं, आप समझते अच्छा हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप एक अच्छे एचआर प्रोफेशनल बन सकते हैं। फिर आजकल के दौर में मैं ये कहूँगा कि एचआर डिजिटलाइजेशन की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप अच्छे एचआर प्रोफेशनल बन सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि बॉस, जो मुझे लगता है कि एनालिटिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि क्या है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इज़ अ कॉमन सेंस, वो आप में होनी चाहिए, व्हाट जो कि अबाउट ईक्यू? ईक्यू ईक्यू ऑल्सो, क्योंकि ईक्यू तो सारा पार्ट आ गया ना, मतलब इसके अंदर हो गया। हाँ, यस एग्रीड। और इसमें जो है ना हमारे यहाँ अक्सर मैं कहता हूँ, फिर कहूँगा कि सब्र जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत सारी जगहों पे चुप रहना होता है। एचआर वाले क्योंकि पावर आ जाती है, तो वो कहते हैं नहीं यार हम इस तरह से करेंगे। समटाइम एचआर वाले बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, जैसे आपने कहा कि ईक्यू उनका स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों का ईक्यू वीक होता है। अब हो क्या रहा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जो हमारा, क्योंकि मैं टेक में हूँ, तो टेक में जो एचआर मैनेजर है वो 3 साल वाला है, वो 4 साल वाला है। अब नॉन टेक में मैं और आप भी, मैंने भी काम किया और आप भी मछली थे, तो वहां पर लोग जो हैं वो 10-10 साल वाले बैठे हैं, 15-15 साल वाले बैठे हैं। तो अब वो उनका एक्सपोजर ज़रा डिफरेंट हो गया हुआ है और वो देखते हैं। अब यहाँ पे जब मैं मिलता हूँ तो लोगों से यहाँ पे, क्योंकि हम टेक टाइटन्स रन कर रहे हैं, बाकी भी तो लोग फिर हमें अप्रोच करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। हसन, मल्टीनेशनल के एचआर के अलावा जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एचआर से हमेशा नाराज क्यों रहते हैं? देखिए एचआर से नाराज इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो एचआर जब पूरी नहीं करता है तो फिर उनको ये लगता है यार कि एचआर हमारे किसी काम का नहीं है। मैं एचआर वालों को ही कहूँगा कि एचआर वाले कोई हर इदारे में सब कुछ करने के लिए नहीं होते, वो अपना काम करने के लिए होते हैं। इसी तरह फाइनेंस वाला, मार्केटिंग वाला, सप्लाई चेन वाला, बाकी लोग सारे अपना काम कर रहे तो होते मैंने हैं। देखा लिंक्डइन के ऊपर सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी टारगेट होती है, टारगेट किया जाता है जिसको, हर दूसरी पोस्ट जो है ना उसके अंदर आप एचआर को जो लगे होते हैं लोग, उसके ऊपर वो बना रहे होते हैं डिफरेंट किस्म मीम्स के बन रही होती मीम्स हैं, बन रही हाँ होती हैं। आसान है ना, आसान है एचआर ये। को टारगेट करना एचआर आसान है। यू मीन के उनके लिए एक पंचिंग बॉक्स है कि यार आसान है, यहाँ स्ट्रेस हाँ रिलीज़ करना है तो हाँ। एचआर जो है असल ना में होता इसको ही है ना, पंच है। उस पे मैं समझता हूँ कि हमारा भी थोड़ा सा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। जिस तरह आपने बात की, हम ना बिजनेस एक्यूमेन को नहीं समझते, हमें बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। हम क्या कर रहे होते हैं, हम सीवी दे रहे हैं, फिनिश करा रहे हैं, आरओआई जिस तरह आप अक्सर कहते हैं, कुछ पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, किसने। एक्चुअल जो गेम है ना वो नंबर्स की गेम है। नंबर्स की गेम तो जब है। आप
सीईओ को नंबर बताते हैं ना, वो कहते हैं यार ये मेरा बंदा काम का है। तो जितने भी एचआर के लोग हैं वो ग्रो करना चाहते हैं और आना चाहते हैं एचआर की फील्ड में, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नंबर्स, मैथ्स। मैथ्स इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ एचआर वाले से पूछेंगे ना, आप ये जी बताइए आपका मैथ कैसा है? 100 में से 70% लोग कहेंगे मैथ बड़ा बुरा है हमारा। हाँ, वो हमें उस पे ना ग्रिप नहीं है। तो इसलिए आप देखें फाइनेंस वाला, सप्लाई चेन वाला, इवन मार्केटिंग वाला, एनालिटिक्स की हम बात करते हैं, वो सारे फेवरेट होते हैं। नाज़रीन, मैं अब जो हमारे एक्चुअल ओरिजिनल होस्ट हैं, इनको मैं कहता हूँ कि प्लीज़ जी, फ़ोरम जी, टेक बहुत ओवर शुक्रिया। करें। राना साहब ने देखा कि ये टू वे डिस्कशन थी और राना साहब ने ये बड़ी वैल्यू ऐड की और पता नहीं शायद मैं कर पाया कि नहीं कर पाया, लेकिन जितना मेरा नॉलेज था, उसके मुताबिक मैंने ज़रूर कोशिश की है। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। टेक केयर, बाय बाय।